जब डिपार्टमेंट की सब्सिडी बांटी गई, मैं, एक चीफ फिजिशियन होकर भी, सिर्फ 3,000 युआन लेकर लौटा, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन वाले पूरे 50,000 युआन लेकर जश्न मना रहे थे। उसी पल मेरे अंदर काम के लिए बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया, अब मैं समय पर ही घर जाऊंगा। ना ओवरटाइम, ना खुद को झोंक देना, ना किसी के लिए अपनी जान खपाना। और सिर्फ आधे महीने के अंदर पूरा अस्पताल बिखरने लगा। हाई डिफिकल्टी सर्जरी की वेटिंग लिस्ट सीधा 3 महीने तक पहुंच गई। पूरा अस्पताल अफरातफरी में था। लेकिन इस बार मैंने बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखना चुना। रात के ठीक 3 बजे ऑपरेशन थिएटर की सफेद लाइट अब भी जल रही थी। उसकी ठंडी रोशनी मेरे चेहरे को बिल्कुल बेजान बना रही थी। आखिरी टांका काटते ही मॉनिटर पर कई बार नीचे गिर चुकी लाइफलाइन आखिरकार स्थिर हो गई। मैंने पसीने से भीगा मास्क उतारा। उसके नीचे एक ऐसा चेहरा था जो थकान से सुन्न पड़ चुका था। पूरे 12 घंटे मैं एक मशीन की तरह लगातार काम करता रहा था, मौत के मुंह में जा चुके एक बच्चे को, जिसे जन्म से ही गंभीर दिल की बीमारी थी, मैंने वापस खींचकर जिंदगी दी थी। मेरे शरीर की हर मांसपेशी दर्द से चीख रही थी। दिमाग धड़क रहा था, मानो सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। बस एक खालीपन बचा था। तभी हेड नर्स झांग जिए मेरे पास आई। उसने धीरे से एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में साफ साफ दया और गुस्सा दिख रहा था। डायरेक्टर चेन, ये इस प्रोजेक्ट की स्पेशल सब्सिडी है, संभाल कर रखिएगा। लिफाफा बेहद हल्का था, मेरे भारी पड़े शरीर के मुकाबले इतना हल्का कि जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं। मैंने उसे उंगलियों से दबाया। अंदर कुछ नोटों का एहसास हुआ, लेकिन मैंने वहीं उसे नहीं खोला, बस चुपचाप सिर हिलाया। अपने भारी कदम घसीटते हुए मैं चेंजिंग रूम में गया, सर्जिकल गाउन उतारकर ठंडे लॉकर से टिक गया और फिर आखिरकार लिफाफा खोला। अंदर थी 3 लाल नोट, 3,000 युआन। उसी पल मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। दिमाग पूरी तरह खाली पड़ गया। 12 घंटे की जानलेवा मेहनत, मौत के किनारे खड़े एक बच्चे को बचाना, एक टूट चुके परिवार को फिर से उम्मीद देना, और उसके बदले सिर्फ 3,000 युआन। उस पल जो ठंड मेरे अंदर उतरी, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो ठंड सीधे दिल से उठी और पूरे शरीर में फैल गई। ये पैसों की बात नहीं थी, ये अपमान था। नंगा, बेहद घटिया, सीधा चेहरे पर मारा गया अपमान। मैं चुपचाप इनपेशेंट बिल्डिंग से बाहर निकल आया। सुबह की ठंडी हवा चेहरे से टकराई, लेकिन दिल के अंदर जमा अंधेरा जरा भी कम नहीं हुआ। तभी मेरी नजर सामने चमचमाती एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर पड़ी। ऊपर एक आधी खुली खिड़की से हंसी और शेखी मारने की आवाज बाहर आ रही थी। अरे भाई, ये प्रोजेक्ट लेना आसान नहीं था। कितनी बातें करनी पड़ी, कितनी शराब पीनी पड़ी, तब जाकर मिला है। वो आवाज थी वांग काई की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का डायरेक्टर और अस्पताल डायरेक्टर का साला। एक ऐसा आदमी जिसे स्टेथोस्कोप का आगे पीछे तक नहीं पता, लेकिन बोनस उसे पूरे 50,000 युआन मिले थे। वो हंसते हुए बोला, रकम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन नई कार लेने के लिए काफी है। मेरी पत्नी कब से एक कार पसंद किए बैठी है। मैं अंधेरे में खामोश खड़ा रहा। पेड़ों की परछाइयों के बीच से मैं उस चमकती हुई एडमिन बिल्डिंग को देख रहा था, और फिर पीछे मुड़कर उस इनपेशेंट बिल्डिंग को देखा, जो अनगिनत मरीजों के खून, आंसुओं और उम्मीदों से भरी हुई थी। दोनों बिल्डिंग्स मानो 2 अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ वो लोग थे जो सिर्फ बातें करके पैसा बटोर रहे थे, और दूसरी तरफ हम, जो हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर कुछ हजार की सब्सिडी के लिए टूट रहे थे। मैं वापस अपने खाली ऑफिस में लौट आया। दीवारों पर दर्जनों बैनर टंगे थे। महान चिकित्सा नैतिकता, चमत्कारी उपचार, मरीजों का मसीहा। हर बैनर एक ऐसी जान का सबूत था जिसे मैंने मौत के मुंह से वापस खींचा था। पहले मुझे इन पर गर्व होता था, यही मेरी मेहनत की वजह थे। मैं खुद को जलाकर दूसरों की जिंदगी रोशन करने को तैयार रहता था। लेकिन अब ये सब मुझे मजाक लग रहे थे, मानो हर बैनर मेरी मूर्खता पर हंस रहा हो। मैंने धीरे से मोबाइल निकाला। स्क्रीन की हल्की रोशनी मेरे भावहीन चेहरे पर पड़ी, और फिर मैंने चुपचाप ऑफ ड्यूटी टाइम की सेटिंग खोल दी। मैंने स्क्रीन पर चमक रहे सुबह 6 बजे वाले अलार्म को दबाकर डिलीट कर दिया। फिर एक नया अलार्म सेट किया, सुबह 7:30 बजेगा। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया, और उसी पल दुनिया मानो पूरी तरह खामोश हो गई। अगली सुबह मैं शायद कई सालों बाद पहली बार चैन की नींद सोया था। ना किसी इमरजेंसी कॉल की चीखती रिंगटोन, ना आधी रात को अस्पताल भागने की टेंशन, ना किसी की जान बचाने का दबाव। मैं आराम से सूरज निकलने तक सोता रहा। उस दिन मैंने पहली बार जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर अंधेरे में अस्पताल की तरफ भागना छोड़ दिया। मेरे पास वक्त था। मैंने खुद के लिए साधारण सा नाश्ता बनाया और अपनी छोटी बेटी के साथ बाहर निकल गया। पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी। हल्की गर्माहट अजीब सी शांति दे रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, मुझे शहर की सड़कें दिन की रोशनी में देखे हुए कितना लंबा समय गुजर चुका था। शाम के 5 बजे
मैंने अभी अभी एक सामान्य हार्ट बाईपास सर्जरी खत्म की थी। मैंने स्कैल्पल नीचे रखा, सफेद कोट उतारा, अपने कपड़े पहने और घर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी डिपार्टमेंट डायरेक्टर झांग गोदोंग जल्दी से मेरे सामने आकर रुक गया। लिन युआन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। घर। वो तुरंत बोला, आज रात एक इमरजेंसी कंसल्टेशन है, केस काफी मुश्किल है, तुम्हें देखना पड़ेगा। उसका लहजा ऐसा था मानो ये कोई सामान्य बात हो, और सच भी था। पिछले 10 सालों से अस्पताल को जब भी मेरी जरूरत पड़ती, मैं हर बार मौजूद रहता था। दिन हो या रात, वीकेंड हो या छुट्टी, मैं कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन इस बार मैंने घड़ी की तरफ देखा। ऑफ ड्यूटी का समय हो चुका था। झांग गोदोंग कुछ सेकंड के लिए जम सा गया, मानो उसने कोई नामुमकिन बात सुन ली हो। ऑफ ड्यूटी? उसने अविश्वास से दोहराया। लेकिन ये इमरजेंसी है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मरीज की हालत अभी जानलेवा है? वो थोड़ा रुका। नहीं, फिलहाल वाइटल्स स्टेबल हैं, लेकिन केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो फिर इसे मेरे वर्किंग आवर्स में शेड्यूल कर दीजिए। मैंने अपना बैग उठाया और उसके पास से सीधे निकल गया। पीछे सिर्फ मेरी ठंडी आवाज रह गई, डायरेक्टर, नियमों का पालन करना भी मेडिकल एथिक्स का हिस्सा होता है। उस दिन कई सालों में पहली बार मैं सूरज डूबने से पहले अस्पताल से बाहर निकला था। सुनहरी शाम की रोशनी में मेरी परछाई लंबी होकर सड़क पर फैल गई। मैंने गहरी सांस ली। हवा में आजादी की मीठी खुशबू थी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। वीचैट पर मेरे स्टूडेंट लीजे का मैसेज था। टीचर, आप ठीक है ना? ये सीधा सादा और ईमानदार लड़का डिपार्टमेंट के माहौल से शायद कुछ समझ चुका था। मैंने सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ा रुककर एक और मैसेज भेजा, तुम भी आराम करो। उसके बाद मैंने फोन बंद कर दिया और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक था। बहुत जल्द मुसीबत में वो लोग पड़ने वाले थे। मेरा समय पर घर जाना शुरुआत में एक शांत झील में गिरे छोटे पत्थर जैसा था। बस हल्की सी लहरें उठी थीं, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वही लहरें तूफान बन गईं। कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट पूरी तरह भर चुका था। मेरी हाई डिफिकल्टी सर्जरीज की बुकिंग सीधे 1 महीने आगे तक पहुंच गई, जिसका मतलब था जिन मरीजों को तुरंत ऑपरेशन चाहिए था, उन्हें कम से कम 3 हफ्ते और इंतजार करना पड़ता। और हार्ट पेशेंट्स के लिए हर एक अतिरिक्त दिन मौत के खतरे को और बढ़ा देता है। उस दोपहर मैं अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला ही था कि एक मध्यम उम्र की औरत अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। डायरेक्टर चेन, मेरे पिताजी की सर्जरी जल्दी क्यों नहीं हो सकती? वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले लीजे तुरंत आगे आ गया। उसने धीरे से उस महिला को मुझसे थोड़ा दूर किया। आंटी, प्लीज शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं। फिर उसने मजबूरी भरी आवाज में कहा, मेरे टीचर का सर्जरी शेड्यूल पहले से पूरी तरह भरा हुआ है। महिला तुरंत बोल पड़ी, लेकिन अचानक इतना फुल कैसे हो गया? मैंने सुना है पहले ऐसा नहीं था। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई और अगले ही पल आसपास मौजूद बाकी मरीजों के परिवार वाले भी हमारी तरफ देखने लगे। हर आंख में सवाल था, उलझन थी, बेचैनी थी। मैंने उस परेशान महिला को देखा, लेकिन मेरे अंदर जरा भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक सामान्य डॉक्टर था जो अस्पताल के बनाए नियमों का पालन कर रहा था, और इस पूरे हालात का जिम्मेदार मैं नहीं था। मैंने उस पूरे हंगामे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। पीछे लीजे पूरी कोशिश कर रहा था कि मरीज के परिवार को शांत कर सके। उसी समय मेरे फोन की घंटी बज उठी। कॉल थी डिपार्टमेंट हेड झांग गोदोंग की। फोन उठाते ही उसकी आवाज में साफ घबराहट और विनती सुनाई दे रही थी। लिन युआन, चेन लिन युआन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज रात ओवरटाइम कर लो। उस मरीज की बेटी ने तो मेरा ऑफिस लगभग तोड़ ही दिया। मैं उस वक्त कार चला रहा था, खिड़की खुली हुई थी, शाम की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। मैं अपनी बेटी को पार्क घुमाने ले जा रहा था। वो काफी समय से कह रही थी, पापा आप मेरे साथ पार्क कब चलोगे? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, वर्किंग आवर्स के दौरान मेरी एफिशिएंसी पूरे अस्पताल में सबसे ज्यादा है। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी, लेकिन अब इस बारे में बात करने का समय निकल चुका है। फिर मैंने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, क्या अब भी मुझे अपनी बेटी का बचपन कुर्बान करके उन खामियों को भरते रहना चाहिए जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थीं? फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने बिना कुछ और बोले कॉल काट दी। उसी पल मेरी बेटी की खिलखिलाती हंसी गूंज उठी, चांदी की घंटियों जैसी साफ और मासूम हंसी। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। शायद
मुझे याद ही नहीं था कि आखिरी बार मैंने उसके साथ ऐसी शांत शाम कब बिताई थी। अगले दिन अस्पताल के डीन ने खुद मुझे अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस के अंदर महंगी दाहोंग पाव चाय की खुशबू फैली हुई थी। डीन ने बड़े आराम से मेरे लिए चाय डाली। चेहरे पर बनावटी दुख साफ दिखाई दे रहा था। लिन युआन, तुम उन लोगों में हो जिन्हें मैंने खुद तैयार किया है। तुम्हारी स्किल और तुम्हारे कैरेक्टर को मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। तुम हमेशा हमारे अस्पताल का गर्व रहे हो। शुरुआत में उसने हमेशा की तरह मीठी बातें करनी शुरू की। मैंने बस चुपचाप चाय का कप उठाया। धीरे धीरे उसकी भाप फूंकता रहा। कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद वो फिर बोला, लेकिन तुम्हें आखिर हो क्या गया है हाल में? इतने सारे मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें उनकी जान बचानी चाहिए। मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया। मैंने कभी अपनी निजी भावनाओं को काम के बीच नहीं आने दिया। मैं सिर्फ अस्पताल के लेबर लॉ और रेगुलेशंस का सख्ती से पालन कर रहा हूँ। नियमों में साफ लिखा है 8 घंटे की ड्यूटी और समय पर छुट्टी। तो क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरे जवाब से डीन कुछ पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर उसने भारी आवाज में कहा, नियम तो कठोर होते हैं, लेकिन इंसानों को लचीला होना पड़ता है। हम डॉक्टरों के लिए सबसे जरूरी चीज मेडिकल एथिक्स है। मैंने धीरे से नजर उठाई। मेरे गोल्ड रिम चश्मे के पीछे से मेरी आंखें सीधा उसकी आंखों में घुस रही थीं। मेरी मेडिकल एथिक्स उन 8 घंटों में दिखती है जब मैं 200% फोकस के साथ बिना एक भी गलती किए मरीजों की जान बचाता हूँ। मैं थोड़ा आगे झुका, उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द ठंडे लहजे में बोला, मेरी मेडिकल एथिक्स अस्पताल मैनेजमेंट की लालच और नाकामी से बने गड्ढों को भरने के लिए नहीं है, ना ही उनकी गंदगी छुपाने के लिए। इतना सुनते ही डीन का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, एक फोटो खोली और सीधे उसके सामने रख दी। स्क्रीन पर वांग काई की वीचैट पोस्ट चमक रही थी। वो एक नई सफेद लग्जरी कार के सहारे खड़ा था, आंखों पर सनग्लासेस, चेहरे पर घमंडी मुस्कान। और ये पोस्ट उसी दिन की थी जब उसे 50,000 युआन का बोनस मिला था। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, देखिए डायरेक्टर वांग की जिंदगी कितनी शानदार है, हर चीज में क्लास, हर चीज में स्टाइल। फिर मेरी आवाज अचानक ठंडी हो गई। और मैं एक सीनियर डॉक्टर जिसे सिर्फ 3,000 युआन की सब्सिडी मिली। शायद मेरे हिस्से में बस इतना ही आता है कि मैं 24 घंटे कॉल पर तैयार रहूं। डीन की सांसें भारी होने लगीं। वो फोन स्क्रीन पर चमकती तस्वीर को घूरता रहा। उसके होंठ कई बार हिले, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। पूरा ऑफिस बर्फ जैसा ठंडा और खामोश हो गया। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये बातचीत खत्म हो चुकी है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपने सफेद कोट की सिलवटें ठीक की और डीन की तरफ हल्का सा सिर झुकाकर बोला, डीन, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं राउंड्स पर जा रहा हूँ। आखिर अभी मेरी वर्किंग आवर्स चल रही है। इतना कहकर मैं मुड़ा और उसके लाल सफेद पड़ते चेहरे को पीछे छोड़कर बाहर निकल गया। मैं उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। वो अकेला बैठा था, अपने सामने रखी धीरे धीरे ठंडी होती चाय के साथ। लेकिन साफ था, डीन के साथ हुई उस बातचीत का कोई असर नहीं पड़ा। अब मेरा समय पर घर जाना सिर्फ एक निजी फैसला नहीं रहा था, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ एक खामोश विरोध बन चुका था। जब दबाव डालकर मुझे झुकाया नहीं जा सका, तो वांग काई ने तरीका बदल दिया। सीधे हमला करने की जगह उसने चालाकी से खेल खेलना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल के इंटरनल फोरम पर एक अनजान अकाउंट से पोस्ट वायरल हो गई। टाइटल था, एक तथाकथित टेक्निकल एक्सपर्ट का असली चेहरा, क्या वो सच में मरीजों के लिए काम करता है? पूरी पोस्ट तानों और इशारों से भरी हुई थी। कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन अस्पताल में हर इंसान समझ गया, वो टेक्निकल एक्सपर्ट मैं ही था। चेन लिन युआन। पोस्ट में मुझे एक लालची, ठंडे दिल वाला डॉक्टर बताया गया, ऐसा इंसान जिसने पैसों के लिए अपनी मेडिकल एथिक्स तक बेच दी। उन्होंने लिखा, मैं सब्सिडी से असंतुष्ट होकर जानबूझकर मरीजों का इलाज टाल रहा हूँ, यहाँ तक कि उस मुश्किल सर्जरी वाले केस को भी अस्पताल के साथ मोलभाव करने का हथियार बना दिया गया। पोस्ट आग की तरह फैल गई। पूरा अस्पताल उसी की बात कर रहा था। कई एडमिन स्टाफ जो सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे, गुस्से में मुझे कोसने लगे। उसे बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए थी। इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? दूसरे डिपार्टमेंट्स के कुछ डॉक्टर निराश होकर कहने लगे, हमें लगा था डॉक्टर चेन अलग है, लेकिन वो भी आखिर इंसान ही निकले। हालांकि कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट के कुछ साथी मेरे पक्ष में बोले, लेकिन उनकी आवाज आलोचनाओं के शोर में दबकर रह गई। और देखते ही देखते मैं पूरे अस्पताल की चर्चा बन गया, लेकिन सम्मान के साथ नहीं, बेइज्जती के साथ। अब जब भी मैं अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरता, मुझे साफ महसूस होता, लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ की आंखों में तिरस्कार था, कुछ में दया, और कुछ मेरी हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। उस दिन दोपहर में मैं कैफेटेरिया में खाना लेने गया। पास ही एडमिन ऑफिस की कुछ लड़कियां बैठी थीं। वो आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं, इतनी धीमी भी नहीं
कि मैं सुन ना पाऊं। वो वही है ना? यकीन नहीं होता, इतनी शांत दिखने वाली इंसान इतनी निर्दयी हो सकती है। सुना है कई मरीजों का इलाज उसकी वजह से लेट हो गया। सच में दुखद है। सिर्फ अपनी स्किल्स के भरोसे जो चाहे कर रही है। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। उसी वक्त वांग काई अपनी ट्रे लेकर उधर से गुजरा। मुझे देखते ही वो अचानक रुक गया, चेहरे पर नकली चिंता लाकर बोला, अरे डॉक्टर चेन, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? दिल पर मत लीजिए। नाराज होना समझ में आता है, लेकिन इस तरह मामला बढ़ाने से अस्पताल की रेपुटेशन खराब होती है और इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा, है ना? उसका लहजा ऐसा था मानो इस पूरे ड्रामे से उसका कोई लेना देना ही ना हो। उसी पल कैफेटेरिया में बैठे लगभग सभी लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं। हर कोई इंतजार कर रहा था, क्या मैं गुस्से में फट पड़ूंगा, क्या खुद को डिफेंड करूंगा? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस शांत चेहरे के साथ खाना लिया, ट्रे उठाई और सीधे उसके पास से निकल गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। मैं जाकर एक शांत कोने में बैठ गया। पीछे वांग काई का हाथ हवा में ही अटक गया। वो शायद मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला था, लेकिन अब वो बेहद अजीब हालत में खड़ा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बैंगनी लाल पड़ने लगा। उस पल उसे नजरअंदाज करना किसी भी जवाब से ज्यादा खतरनाक था। मैं आराम से खाना खाता रहा और वांग काई पूरा कैफेटेरिया के सामने एक मस्खरा बनकर रह गया। लेकिन इतनी बदनामियों और अफवाहों का असर होना तय था। धीरे धीरे वे लोग भी मुझसे दूरी बनाने लगे जिनके साथ पहले मेरे अच्छे संबंध थे। कॉरिडोर में आमना सामना होता तो बस जल्दी से सिर हिला देते। अब पहले की तरह रुककर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पूरा कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट एक अजीब घुटन भरे माहौल में डूब गया था। ली झे तो गुस्से से फट पड़ने की हालत में था। उसने फोन कसकर पकड़ रखा था। वो सीधे फोरम पर जाकर उन लोगों से लड़ना चाहता था। यहाँ तक कि वांग काई द्वारा 50,000 युआन बोनस हड़पने की बात भी सबके सामने खोल देना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, उन्हें बोलने दो। ली झे मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब भी आग जल रही थी। मैंने धीरे से कहा, सच आखिर में खुद सामने आ जाता है। अगर अभी हम बहस करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि हम दोषी हैं। ली झे दांत भींचते हुए बोला, लेकिन टीचर, उन्होंने हद पार कर दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि आपने मरीजों के लिए कितना कुछ कुर्बान किया है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, फिलहाल इतना काफी है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत लहजे में कहा, उन्हें जितना उछलना है उछलने दो। जितना ऊंचा इंसान छलांग लगाता है, गिरते वक्त उतना ही बुरी तरह टूटता है। हालांकि मैंने ये सब कहा जरूर था, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ा तो वो झूठ होगा। कोई भी इंसान अकेलेपन और बदनामी से पूरी तरह बेअसर नहीं रह सकता। बस फर्क इतना था, मैंने अपनी सारी भावनाओं को उस शांत और तर्कसंगत चेहरे के पीछे दबा रखा था। लेकिन फिर हालात अचानक बदलने लगे और वो बदलाव एक बेहद साधारण पल से शुरू हुआ। उस दिन ऑपरेशन के दौरान हेड नर्स सिस्टर झांग मुझे इंस्ट्रूमेंट्स दे रही थी। जब आसपास कोई नहीं था तो उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, डायरेक्टर चेन, उन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। जो लोग रोज आपके साथ ऑपरेशन टेबल पर खड़े रहते हैं, वो सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। उसका वो छोटा सा वाक्य मानो मेरे जमे हुए दिल में अचानक गर्माहट बनकर उतर गया। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। मुझे नहीं पता किसने इंटरनेट पर मेरे पुराने कामों के बारे में पोस्ट करना शुरू किया। किसी ने लिखा कैसे मैंने एक बार लगातार 36 घंटे तक बिना रुके ऑपरेशन किया था ताकि गंभीर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग से जूझ रही एक महिला की जान बचाई जा सके। किसी ने ये भी बताया कि मैंने एक गरीब परिवार के बच्चे की सर्जरी का खर्च अपनी जेब से दिया था। धीरे धीरे जिन मरीजों का मैंने इलाज किया था उनके परिवार भी सामने आने लगे। उन्होंने अस्पताल फोरम पर खुद गवाही देना शुरू कर दिया। एक आदमी ने लिखा, अगर डायरेक्टर चेन ना होते तो मेरे पति 3 साल पहले ही मर चुके होते। वो हमारे पूरे परिवार के लिए भगवान जैसे हैं। कौन कहता है उनमें मेडिकल एथिक्स नहीं है? सबसे पहले मैं उसका विरोध करूंगी। एक और महिला ने लिखा, मेरा बेटा आज जिंदा है, स्कूल जा रहा है। ये सब सिर्फ डायरेक्टर चेन की वजह से है। उस वक्त उन्होंने बिना थके उसका इलाज किया था। जो लोग पीछे बैठकर बातें बना रहे हैं, क्या उनकी अंतरात्मा बिल्कुल नहीं बची? धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। लोग अब सवाल उठाने लगे थे, लेकिन मुझ पर नहीं, अस्पताल के सिस्टम पर। क्या ये सही है कि एक टॉप सर्जरी एक्सपर्ट को सिर्फ 3,000 युआन मिले, जबकि एडमिन स्टाफ 50,000 युआन लेकर घूम रहे हैं? ये तो अच्छे डॉक्टरों का मन तोड़ने जैसा है। डॉक्टर चेन को सपोर्ट करो, टेक्निकल स्टाफ को उनकी मेहनत के हिसाब से सम्मान और मिलना चाहिए। वांग काई की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। वो मुझे अकेला करना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। मेरी स्किल, मेरा कैरेक्टर और मरीजों के लिए मेरी कुर्बानियां सब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गईं और पूरे विवाद का निशाना
फिर से वांग काई और अस्पताल के भ्रष्ट सिस्टम पर लौट आया। लेकिन इन सब के बीच भी मैं पहले की तरह हर दिन समय पर काम पर आता और समय पर ही घर चला जाता। अब काम खत्म होने के बाद फोन कॉल्स और कंसल्टेशन मुझे नहीं निकलते थे। कई सालों बाद मेरे पास खुद के लिए समय था। मैंने फिर से उस पुराने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जिसे मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, एक आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व प्रोजेक्ट। खिड़की के बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी शांति थी। उन्हें जितना शोर मचाना है मचाने दो, क्योंकि असली तूफान अभी सिर्फ जन्म ले रहा था। आधा महीना बीत चुका था और अब मेरी कुछ ना करने वाली खामोश बगावत ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया था। कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में हाई रिस्क और हाई डिफिकल्टी ऑपरेशंस की वेटिंग लिस्ट आधिकारिक तौर पर 3 महीने से भी आगे निकल चुकी थी, जिसका मतलब साफ था, अस्पताल की प्रतिष्ठा गिर रही थी। कोर बिजनेस रेवेन्यू तेजी से नीचे जा रहा था। पूरा अस्पताल मैनेजमेंट गरम तवे पर चींटियों की तरह तड़प रहा था और मैं बिल्कुल शांत था, मानो नदी किनारे बैठा जियांग ताइगोंग जो आराम से अपनी फिशिंग रॉड पकड़े सही मौके का इंतजार कर रहा हो। मुझे पता था वो लोग मेरे झुकने का इंतजार कर रहे थे और मैं एक ऐसा मौका चाहता था जहां एक ही बार में पूरा खेल पलट दूं। फिर एक रात वो मौका खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गया। रात की गहरी खामोशी में अचानक फोन की तेज घंटी गूंज उठी। उस आवाज ने मुझे नींद से झटके से जगा दिया। फोन लगातार बज रहा था, स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अस्पताल डीन। मैंने चिढ़कर कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ जो आवाज थी उसमें पहली बार डर साफ सुनाई दे रहा था। चेन लिन्युआन, जल्दी अस्पताल आओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मैंने उनीदी आंखें मलते हुए ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? डीन की सांसें बुरी तरह कांप रही थीं। मेयर के पिता, उन्हें अचानक एओर्टिक डिसेक्शन रप्चर हुआ है, अभी अभी हमारे अस्पताल लाए गए हैं, उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है। एओर्टिक डिसेक्शन रप्चर, ये शब्द सुनते ही मेरी सारी नींद गायब हो गई। ये कार्डियक सर्जरी की सबसे खतरनाक इमरजेंसीज में से एक थी। मौत की संभावना बेहद ज्यादा और ऑपरेशन बेहद मुश्किल। डीन जल्दी जल्दी बोलता रहा, हमने पूरे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ इमरजेंसी कंसल्टेशन किया है। सबका एक ही निष्कर्ष है, अगर कोई इस सर्जरी को सफल कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे हाथों में सफलता की संभावना 50% से ज्यादा है। कार्डियक सर्जरी की दुनिया में ऐसे केस में 50% सफलता भी किसी चमत्कार से कम नहीं होती। मैं चुप रहा क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका था, ये सिर्फ एक इमरजेंसी कॉल नहीं थी, ये उनका तुरुप का इक्का था, एक ऐसा कार्ड जो पूरे खेल की दिशा बदल सकता था। और सबसे मजेदार बात, वो कार्ड खुद चलकर मेरे हाथ में आ गिरा था। फोन के दूसरी तरफ डीन फिर बोला, लिन्युआन, सुन रहे हो ना? मैं अभी कार भेजता हूँ तुम्हें लेने। मैंने शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं, और कॉल काट दी। दुनिया फिर से खामोश हो गई। करीब 20 मिनट बाद नीचे सड़क से अचानक ब्रेक की तेज आवाज आई। मैं उठकर खिड़की तक गया, पर्दे के पीछे से नीचे झांका। अस्पताल डीन की कार मेरे घर के नीचे खड़ी थी। ठंडी रात की हवा में डीन और वांग काई नीचे खड़े थे। दोनों बार बार मेरी खिड़की की तरफ देख रहे थे। सर्द हवा उनके कपड़ों को बुरी तरह उड़ा रही थी। उनकी हालत बिल्कुल आवारा कुत्तों जैसी लग रही थी, बेचैन, घबराए हुए और मजबूर। लेकिन उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया। शायद उन्हें डर था कि कहीं मैं पूरी तरह नाराज ना हो जाऊं। मैं बस खिड़की के पास खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से पर्दा बंद किया, वापस बिस्तर पर गया, कंबल ओढ़ा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि मैं जानता था नीचे खड़े वो दोनों लोग और ऑपरेशन थिएटर में मौत से लड़ता वो बूढ़ा आदमी सब मेरे फैसले का इंतजार कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद नीचे दबे हुए झगड़े की आवाज सुनाई दी। शायद उनका धैर्य टूटने लगा था। आखिरकार मैं फिर खिड़की तक गया। इस बार मैंने एक बेहद दिलचस्प दृश्य देखा। वांग काई, जिसके चेहरे पर हमेशा घमंड टपकता रहता था, अब पूरी तरह टूटा हुआ दिख रहा था। उसके हाथ में एक मोटा क्राफ्ट पेपर वाला लिफाफा था। वो झुकझुककर डीन से कुछ कह रहा था। दोनों की हालत बेहद शर्मनाक लग रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले गए। फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद दस्तक रुक गई। बाहर से डीन की दबे हुए स्वर में आवाज आई, लिन्युआन, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो, बात करते हैं। मैं फिर भी चुप रहा। कुछ देर बाद बाहर से वांग काई की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में अब पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। डायरेक्टर चेन, आप बड़े दिल वाले इंसान हैं। गलती मेरी थी, मैंने आपकी महानता को समझा ही नहीं। प्लीज इस बार मदद कर दीजिए। आप जो कहेंगे वही होगा, कुछ भी मंजूर है। फिर बाहर अचानक सन्नाटा छा गया और अगले ही पल दरवाजे के नीचे की दरार से वो मोटा लिफाफा धीरे धीरे अंदर सरका दिया गया। मैंने नीचे फर्श पर पड़े उस मोटे लिफाफे की तरफ देखा और मेरे होठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अगर आखिर में यही करना था
तो शुरुआत में मुझे कुचलने की कोशिश क्यों की? क्या उन्हें सच में लगता था कि मैं पैसों से खरीदा जा सकता हूँ? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, झुककर लिफाफा उठाया, फिर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही डीन और वांग काई ने मुझे बाहर आते देखा, दोनों के चेहरे पर तुरंत राहत और खुशी फैल गई। वांग काई जल्दी से बोला, डायरेक्टर चेन, देखिए, ये बस आपकी पिछली मेहनत के लिए छोटा सा मुआवजा है, हमारी तरफ से एक छोटी सी। लेकिन मैंने उसे बात पूरी नहीं करने दी। उन दोनों के सामने ही मैंने पूरा लिफाफा उठाकर सीधे दरवाजे के पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। धप्पा! उस आवाज के साथ उन दोनों की मुस्कान भी जमकर टूट गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अभी मेरा ऑफ ड्यूटी टाइम चल रहा है। कमरे का माहौल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। डीन का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज में पहली बार असली बेबसी थी। चेन लिन्युआन, ये इंसान की जान का मामला है, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में जरा भी गर्माहट नहीं थी। मैंने उनकी बेचैन आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, डीन, ये सवाल मुझे नहीं, आपको खुद से पूछना चाहिए। इतना कहकर मैंने उनसे नजरें हटा लीं, मुड़ा और दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन आखिरी पल में मैंने बिना पीछे देखे सिर्फ एक वाक्य छोड़ा, सुबह होने के बाद पूरा स्टाफ मीटिंग करेगा और वहां हम खुलकर बात करेंगे। धड़ाम! दरवाजा उनके सामने बंद हो गया। मैं लगभग कल्पना कर सकता था बाहर खड़े उन दोनों के चेहरे, जो इस ठंडी रात में पूरी तरह सफेद पड़ चुके होंगे। मैं दरवाजे से टिक गया और बाहर जाते उनके लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनता रहा। ये रात बहुत लोगों के लिए जाकर कटने वाली थी। मेयर ऑफिस से शायद हर आधे घंटे में फोन आ रहा होगा और हर कॉल डीन और वांग काई के लिए धीमी यातना बन चुकी होगी। वो डर चुके थे, पूरी तरह टूट चुके थे। अगली सुबह ठीक 8:30 बजे अस्पताल का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह भरा हुआ था। सभी मिडिल और हाई लेवल कैडर्स, डिपार्टमेंट हेड्स और हेड नर्सेज मौजूद थीं। हर चेहरे पर अलग अलग भाव थे, गंभीरता, जिज्ञासा, उत्साह, क्योंकि हर कोई जानता था आज की मीटिंग साधारण नहीं थी, ये बगावत थी। मेयर का पिता अभी भी आईसीयू में मौत से लड़ रहा था और पूरा अस्पताल मेरे एक हाँ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फिलहाल उसे बचाने वाला सिर्फ मैं था। और मैंने पूरे अस्पताल मैनेजमेंट को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था जहां उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं और लीजे साथ में कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए। जैसे ही मैं अंदर आया, सभी निगाहें तुरंत मेरी तरफ घूम गईं, लेकिन मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधे पहली लाइन में अपनी सीट तक गया और शांत चेहरे के साथ बैठ गया। मेरे बगल में बैठा लीजे तनाव और उत्साह से लाल पड़ा हुआ था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं, मानो वो किसी युद्ध में उतरने वाला सैनिक हो। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। स्टेज पर बैठे डीन की हालत बेहद खराब दिख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई थीं, मानो एक ही रात में वो 10 साल बूढ़ा हो गया हो। और उसके बगल में बैठा वांग काई उससे भी ज्यादा बुरी हालत में था। वो लगातार टिश्यू से माथे का ठंडा पसीना पोंछ रहा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डीन ने कांपते हाथों से माइक्रोफोन उठाया, गला साफ किया और भारी बैठी हुई आवाज में बोला, साथियों, आज ये इमरजेंसी मीटिंग एक बेहद महत्वपूर्ण और तात्कालिक मामले की वजह से बुलाई गई है। आप सभी जानते हैं कि मेयर के पिता की हालत। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया, फिर उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ विनती बची थी, कॉमरेड चेन लिन्युआन, मुझे पता है अस्पताल की कुछ व्यवस्थाओं की वजह से तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता दोगे, मरीज की जान को प्राथमिकता दोगे। लेकिन इस बार मैंने उसे अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी। मैं अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। पूरा हॉल एक साथ सांस रोककर मुझे देखने लगा। मैं धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। लीजे ने तुरंत मुझे एक यूएसबी ड्राइव पकड़ा दी। मैंने उसे कंप्यूटर में लगाया और पूरी रात जाकर तैयार की गई अपनी पीपीटी खोल दी। अगले ही पल प्रोजेक्टर स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर कोई जटिल चार्ट नहीं था, ना कोई चमकदार शब्द, ना कोई लंबा भाषण। पूरी स्क्रीन पर सिर्फ दो चीजें थीं, दो विशाल चमकते हुए लाल नंबर और उनके साथ लगी दो तस्वीरें। पहली तस्वीर मेरा 3000 युआन वाला सब्सिडी लिफाफा, दूसरी तस्वीर वांग काई के 50,000 युआन बोनस ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक ऐसे कर्मचारी ने गुप्त रूप से भेजा था जो खुद वांग काई से नफरत करता था। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, चेन लिन्युआन, कार्डियक सर्जरी विभाग का चीफ फिजिशियन, स्पेशल प्रोजेक्ट सब्सिडी 3000 युआन। और उसके नीचे वांग काई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस डायरेक्टर, स्पेशल प्रोजेक्ट सब्सिडी 50,000 युआन। अगले ही पल पूरा कॉन्फ्रेंस रूम फट पड़ा। क्या इतना बड़ा फर्क? ये तो सरासर लूट है। डायरेक्टर चेन एक सर्जरी में जान बचाते हैं और उन्हें सिर्फ 3000 युआन।
जबकि वांग काई ऑफिस में बैठकर चाय पीता है और अखबार पढ़ता है। उसे 50,000 क्यों? ये तो हद है। पूरा हॉल गुस्से और शोर से कांपने लगा। वांग काई का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया, कांपती उंगली मेरी तरफ तानकर चिल्लाया, बकवास, ये सब झूठ है, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मैं बस शांत खड़ा रहा और नीचे बैठे अपने साथियों को देखने लगा। उनके चेहरों पर अब साफ साफ गुस्सा था, सदमा था, अपमान था। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं चेन लिन्युआन, इस अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग का चीफ फिजिशियन हूँ और आज मैं यहाँ अपने निजी दुख के लिए खड़ा नहीं हूँ। मैंने पूरा हॉल देखते हुए कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम जो हर दिन फ्रंटलाइन पर लड़ रहे हैं, हमारी स्किल्स, हमारा पसीना, हमारी जागी हुई रातें, क्या सच में इतनी सस्ती हैं? मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हॉल के हर इंसान तक साफ पहुंच रही थी। और अगले ही पल पूरा कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह शांत हो गया। मैंने अगली स्लाइड खोली। स्क्रीन पर अब 3 शर्तें साफ लिखी हुई थीं। मैंने एक एक शब्द जोर देकर पढ़ना शुरू किया। अगर आज आप चाहते हैं कि मैं दोबारा स्कैल्पल उठाऊं, तो मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, पिछले 1 साल के दौरान अस्पताल के सभी प्रोजेक्ट बोनस और सब्सिडी वितरण का पूरा रिकॉर्ड तुरंत पूरे स्टाफ के सामने सार्वजनिक किया जाए। हर एक रकम साफ दिखाई जानी चाहिए, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। पूरा हॉल सांस रोककर सुन रहा था। मैंने दूसरी शर्त पढ़ी। दूसरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस डायरेक्टर वांग काई और इस अन्यायपूर्ण बोनस वितरण में शामिल अस्पताल के संबंधित नेता, सभी फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ और मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। झुककर अब कई युवा डॉक्टरों की आंखों में चमक दिखाई देने लगी थी। नर्सें उत्तेजना से अपनी मुट्ठियां भींच चुकी थीं। मैंने तीसरी शर्त पढ़ी। तीसरी, मौजूदा अयोग्य सैलरी कमेटी को तुरंत भंग किया जाएगा और नई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फ्रंटलाइन क्लिनिकल मेडिकल स्टाफ की भागीदारी कम से कम 50% होगी। हम सिर्फ वही मांग रहे हैं जो शुरू से हमारा अधिकार था। हर शर्त मानो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक एक बम की तरह फट रही थी। डीन के हाथ में पकड़ा माइक्रोफोन बुरी तरह कांपने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, शायद मना करना चाहता था, लेकिन तभी उसका फोन अचानक तेजी से वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और मानो उसे करंट लग गया हो। मैंने साफ देखा, कॉलर आईडी पर लिखा था, मेयर का सेक्रेटरी। डीन ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। घबराहट में वो साइड में जाना तक भूल गया और पूरे शांत हॉल में फोन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डीन, मेयर ने कहा है, किसी भी हालत में डायरेक्टर चेन से सर्जरी करवाइए। उनकी हर शर्त मंजूर है, हर शर्त। बस यही आखिरी बार था। डीन के हाथों से मानो सारी ताकत निकल गई। उसने धीरे धीरे फोन नीचे रखा। चेहरे पर पूरी हार साफ दिखाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर कांपती आवाज में मुश्किल से कुछ शब्द निकाले, अस्पताल की तरफ से, मैं डायरेक्टर चेन की सभी शर्तें स्वीकार करता हूँ। कुछ सेकंड के लिए पूरा कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह शांत हो गया और फिर अचानक पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लीजे और कई युवा डॉक्टर तुरंत अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कुछ नर्सों की आंखें तक लाल हो चुकी थीं। मैंने बिना कोई भाव बदले शांत चेहरे के साथ पीपीटी बंद की, यूएसबी ड्राइव निकाली और स्टेज से नीचे उतर गया। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर अब भी स्तब्ध बैठे डीन की तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, अब सर्जरी की तैयारी कीजिए। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। बाहर लीजे और कई युवा डॉक्टर्स पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे बाहर आते देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। उसी पल मुझे समझ आ गया, आज के बाद कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। मुझे लगा था खुली बातचीत में मिली ये जीत ही इस पूरे तूफान का अंत होगी, लेकिन मैं कुछ लोगों की घटिया सोच और बदले की आग को कम आग गया था। सर्जरी वाले दिन सारी प्री ऑपरेटिव तैयारी पूरी करने के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे तुरंत माहौल में कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि अंदर मेरी टीम के अलावा भी कोई मौजूद था। एक ऐसा इंसान जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। झाओ देहाई, बीजिंग के एक टॉप अस्पताल का कार्डियक सर्जरी प्रोफेसर और मेरा पुराना अकादमिक प्रतिद्वंदी। उसकी स्किल्स बुरी नहीं थीं, लेकिन उसका स्वभाव बेहद घटिया था। छोटे दिल वाला, क्रेडिट चुराने वाला और हर वक्त खुद को सबसे बड़ा साबित करने वाला आदमी। मेडिकल फील्ड में उसकी रेपुटेशन भी खास अच्छी नहीं थी। मैंने ठंडी नजरों से पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी पीछे से डीन और वांग काई अंदर आए। दोनों के चेहरों पर जबरदस्ती की नकली मुस्कान चिपकी हुई थी। डीन जल्दी से बोला, लिन्युआन, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये हैं बीजिंग से प्रोफेसर झाओ देहाई। हमने सोचा ये सर्जरी बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रोफेसर झाओ को खास तौर पर बुलाया जाए ताकि डबल इंश्योरेंस रहे। मेरे अंदर ठंडी हंसी उठी।
डबल इंश्योरेंस? ये इंश्योरेंस नहीं था, ये तो साफ साफ मेरे लिए लगाया गया टाइम बम था। झाओ देहाई मेरे पास आया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने हाथ बढ़ाया। लिन्युआन, काफी समय बाद मिल रहे हैं। सुना है हाल में तुम्हें थोड़ी परेशानी चल रही है। मैं वैसे भी फ्री था तो सोचा आकर तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। उसकी आवाज में ऊपर से मीठापन था, लेकिन अंदर छुपा ताना साफ महसूस हो रहा था, खासकर वो शब्द मदद कर दूं मेरे कानों में बेहद चुभे। लेकिन उसी पल मैं उनकी पूरी चाल समझ चुका था। अगर सर्जरी सफल हो जाती तो झाओ देहाई आधा या शायद उससे भी ज्यादा क्रेडिट ले जाता। मीडिया में खबर चलती, बीजिंग एक्सपर्ट और लोकल डॉक्टरों ने मिलकर मेयर के पिता की जान बचाई। लेकिन अगर सर्जरी फेल होती तो पूरा दोष सीधे मेरे सिर पर आता, क्योंकि चीफ सर्जन मैं था और वो तो सिर्फ गाइडेंस देने आया एक्सपर्ट था। आसानी से जिम्मेदारी से बच निकलता, लेकिन उनकी सबसे जहरीली चाल कुछ और थी। अगर सर्जरी सफल हो जाती तो डीन और वांग काई झाओ देहाई को नए टेक्निकल अथॉरिटी की तरह आगे बढ़ा सकते थे। उसे शहर के अस्पताल की तकनीकी मदद के नाम पर यहीं रोक सकते थे और धीरे धीरे मेरी पूरी पकड़ और प्रभाव खत्म कर सकते थे। क्या शानदार चाल चली थी उन्होंने। एक ही वार में क्रेडिट भी छीन लो और ताकत भी। मैंने उन तीनों को देखा। तीनों के चेहरे अलग थे, लेकिन इरादे एक जैसे गंदे। मेरे अंदर हत्या जैसी ठंडी भावना उठ रही थी, लेकिन बाहर से मैं अब भी पूरी तरह शांत था। मैंने झाओ देहाई से हाथ तक नहीं मिलाया, बस हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, अगर प्रोफेसर झाओ यहाँ गाइडेंस देने आए हैं तो उनका धन्यवाद। फिर मैं सीधे हेड नर्स की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज में आदेश साफ झलक रहा था। इनके लिए सर्जिकल कपड़े तैयार करो। और मैंने झाओ देहाई की आंखों में देखते हुए कहा, इन्हें फर्स्ट असिस्टेंट की पोजीशन पर रखो। एक सेकंड के अंदर झाओ देहाई का चेहरा बदल गया। बीजिंग का मशहूर प्रोफेसर, जिसे यहाँ विशेषज्ञ बनाकर बुलाया गया था, उसे मैंने अपने असिस्टेंट की जगह पर खड़ा कर दिया था। ये सीधा सीधा तमाचा था, बेइज्जती। उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा भर गया। वो शायद वहीं फट पड़ता, लेकिन मैं उसे मौका दिए बिना मुड़ गया और सीधे हाथ धोने वाले सिंक की तरफ बढ़ गया। मेरे ठंडे शब्द, सर्जरी शुरू करो, बस यही आवाज ऑपरेशन की शुरुआत और ऑपरेशन थिएटर के अंदर छिड़ने वाली अदृश्य जंग का ऐलान थी। ऑपरेशन शुरू हुआ। तेज सफेद ऑपरेशन लाइट्स के नीचे मैंने स्कैल्पल उठाया और मरीज का सीना चीरा। मेरे सामने खड़ा झाओ देहाई अब भी गुस्से से भरा हुआ था। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में जलन और बदला साफ दिखाई दे रहा था। सर्जरी शुरू होते ही उसने लगातार बोलना शुरू कर दिया। लिन्युआन, ये चीरा थोड़ा और बड़ा हो सकता था। यहाँ टिश्यू अलग करते वक्त ध्यान रखो, नर्व्स डैमेज मत करना। उसका लहजा ऐसा था मानो वो किसी जूनियर डॉक्टर को पढ़ा रहा हो। असल में वो मेरी टीम के सामने अपना रौब जमाना चाहता था। ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद झाओ देहाई फिर बोला, लिन्युआन, मेरा सुझाव है कि हम डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करें। मैंने हाल ही में इस पर एक पेपर पब्लिश किया है। इस केस में ये ज्यादा इनोवेटिव और असरदार होगा। मेरे हाथ अचानक रुक गए। मैंने धीरे से सिर उठाया, गॉगल्स के पीछे से ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, प्रोफेसर झाओ, ये ऑपरेशन टेबल है, आपके रिसर्च पेपर की टेस्टिंग लैब नहीं। हम यहाँ जान बचाने आए हैं, एक्सपेरिमेंट करने नहीं। मेरे शब्द खत्म होते ही पूरा ऑपरेशन थिएटर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ये सीधे उसके चेहरे पर मारा गया तमाचा था। झाओ देहाई का चेहरा तुरंत लाल बैंगनी पड़ गया, लेकिन सर्जरी रुक नहीं सकती थी। और जल्द ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप सामने आ गया, एओर्टिक वॉल के फटे हिस्से की वेस्कुलर एनास्टोमोसिस। ऐसी जगह पर टांके लगाने पड़ते थे जहां ब्लड वेसल की दीवार बाल से भी पतली होती है। और यही मेरी सबसे खास स्किल थी, मेरी पहचान, मेरा असली हथियार। मैं खुद वो प्रोसीजर शुरू करने ही वाला था कि अचानक झाओ देहाई ने मेरे हाथ से नीडल होल्डर छीन लिया। इतना नाजुक काम मुझे करने दो, मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। उसने मुझे मना करने का मौका तक नहीं दिया और तुरंत झुककर स्यूचर लगाने लगा। उसी पल मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं गर्जा, रुको, हिलो मत। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शायद वो नर्वस था या फिर खुद को साबित करने की जल्दी में था, लेकिन उसी एक सेकंड में उसका हाथ बेहद हल्का कांपा और सब खत्म हो गया। स्यूचर नीडल, जिसे सही दिशा में जाना चाहिए था, फिसल गई और ब्लड वेसल की पहले से कमजोर दीवार को आर पार सीने की जगह सीधे फाड़ गई। जिश, एक बेहद हल्की लेकिन जानलेवा आवाज पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंजी। अगले ही पल तेज लाल खून फटे हुए बांध की तरह बाहर फूट पड़ा। बीप बीप बीप। ब्लड प्रेशर मॉनिटर अचानक पागलों की तरह चीखने लगा। मैसिव ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर 60 पर गिर गया। हार्ट रेट तेजी से डाउन हो रही है।
पूरा ऑपरेशन थिएटर एक सेकंड में अफरातफरी में बदल गया। लीझे और बाकी नर्सों के चेहरे से रंग उड़ गया। ऑब्जर्वेशन रूम में कांच के पीछे खड़े डीन और वांग काई की हालत और भी खराब थी। उनके पैर कांप गए, लगभग जमीन पर गिरने की नौबत आ गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो हथियार वो मुझे खत्म करने लाए थे वही मरीज को मौत के मुंह तक पहुंचा देगा। उसी अफरातफरी के बीच एक भारी आवाज पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंजी, हटो! वो आवाज बिजली की तरह फटी। मैंने सीधे झाओ देहाई को एक तरफ धक्का दिया। वो स्तब्ध होकर पीछे लड़खड़ा गया और अगले ही पल मैंने फिर से चीफ सर्जन की जगह संभाल ली। उसी सेकंड मेरा दिमाग पूरी तरह बदल गया। अब वहां ना गुस्सा था, ना नफरत, ना आरोप, सिर्फ ठंडी, पूर्ण, निर्मम एकाग्रता। मेरे सामने सिर्फ एक चीज थी, तेजी से फैलता हुआ घाव और मॉनिटर पर लगभग खत्म होती जिंदगी की लाइन। मैंने बिना एक सेकंड गवाए आदेश देने शुरू किए, सक्शन, गॉज कंप्रेशन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन बढ़ाओ। मेरी आवाज साफ थी, तेज थी और ऐसी जिस पर सवाल उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जो टीम कुछ सेकंड पहले तक घबराहट में टूट चुकी थी, मेरी आवाज सुनते ही फिर से स्थिर हो गई, मानो किसी बिखरी मशीन को अचानक उसका कंट्रोल सिस्टम वापस मिल गया हो। लीझे और बाकी नर्सें सालों की ट्रेनिंग और आपसी तालमेल के साथ तुरंत हरकत में आ गईं। हर इंस्ट्रूमेंट सही समय पर मेरे हाथ में पहुंच रहा था। हर आदेश बिना एक सेकंड की देरी के पूरा हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अब सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मेरी कमांड। मेरे हाथ बेहद तेजी से मरीज के खून से भरे सीने के अंदर चल रहे थे, इतनी तेजी से कि उनकी परछाइयां तक दिखाई देने लगी थीं। पूरा ऑपरेशन थिएटर मेरे हाथों को घूर रहा था। कई लोग तो सांस लेना तक भूल चुके थे और एक तरफ खड़ा झाओ देहाई अब बिल्कुल टूट चुका था। उसकी आंखों में पहले सदमा था, फिर डर और आखिर में पूरी निराशा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था, क्योंकि वो समझ गया था उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उससे भी बड़ी बात जो मैं करने जा रहा था वो उसकी समझ से पूरी तरह बाहर था। नेक्स्ट पार्ट आज ही आ जाएगा। उसके लिए बस 100 कमेंट और 2000 लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।